मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं कि ज्योग्राफी आप लोग को काफ़ी मज़ा दे रहा होगा, खूब समझ में भी आ रहा होगा और सवाल भी बन रहा है। बहुत से लोग कमेंट करके कुछ सवाल अगर हम पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं बता रहे हैं। अब क्यों नहीं बता रहे हैं? ईगो प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो आ ही रहा है लेकिन थोड़ा आलसी लग रहा है, आलस त्यागी। ठीक है, चलिए तो पिछले क्लास में हम लोग पिछले वीडियो में पृथ्वी की गतियां मुख्य टॉपिक के अंतर्गत ही हम लोग देख लिए थे। पृथ्वी का घूर्णन बल, परिक्रमण बल, उसके बाद हम लोग देखे थे दिन रात का छोटा बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन, उसके साथ साथ हम लोग देखे थे ताप कटिबंध, फिर ध्रुव पर दिन रात की अवधि, फिर ग्रहण, ज्वार भाटा, काफी कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। सामान्य भूगोल के अंतर्गत एक टॉपिक है जो ना कोई पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है। उस टॉपिक का नाम है ब्रह्मांड। क्यों हमने ऐसा कहा? क्योंकि ये जो टॉपिक है शुद्ध विशुद्ध रूप से तथ्यात्मक टॉपिक है। 100% इसमें तथ्य है। ज्यादातर छात्र इसको रट लेते हैं। मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में इसको रटने का प्रयास किया, लेकिन काफी कंफ्यूजन। क्यों कंफ्यूजन? क्योंकि कभी तारा, कभी प्रक्सिमा, कभी एंड्रोमेडा, तो कभी आकाशगंगा, नक्षत्र, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। कौन क्या है नहीं समझ में नहीं आता था, तो इसलिए बहुत दिक्कत होता था। तो हमने इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ बनावटी कहानी बना करके इस टॉपिक पर विजय पाया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को जैसे पूरा देखेंगे, यानी काफी बड़ा टॉपिक है तो एक पार्ट में तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए कम से कम 2 पार्ट जरूर बनाना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए, मुझे पूरा यकीन है इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग को एहसास हो जाएगा कि यह रटने वाला टॉपिक नहीं है। रटने वाला भी है तो स्वतः ही याद रह जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको समझ के पढ़ेंगे। चलिए, तो इस टॉपिक का जैसे कि हमने नाम बताया क्या है, ब्रह्मांड। इंग्लिश में बोलते हैं दी कॉस्मोस या यूनिवर्स। ठीक है ना। अब सबसे मेरा पहले सवाल यही होगा कि ब्रह्मांड कहते किसे है ना। अगर हम किसी चीज का जब तक फिगर दिमाग में नहीं लाएंगे तब तक हम लोग उस चीज को रट्टा मारना पड़ेगा। हम एक ही चीज आते हैं, अगर आप महसूस कर लिए हैं, अगर कुछ मानसिक पटल पर आपका कुछ फिगर अगर आ रहा है तो समझिए कि ठीक है, और नहीं अगर आ रहा है तो गड़बड़ है, तो फिर रट्टा मारे हुए हैं। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? जैसे ब्रह्मांड सब तो सुने ही होंगे लोग ना, कहा ब्रह्मांड विजेता, ब्रह्मांड सुंदरी, मिस यूनिवर्स, है ना। तो ब्रह्मांड, विश्व सुंदरी, भारत सुंदरी, बिहार सुंदरी, सब में फर्क है। खासकर विश्व सुंदरी में मुख्यतः हम मनुष्यों के बीच में जो सुंदर है उसको सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन जब ब्रह्मांड सुंदरी का बात आता है तो इस ब्रह्मांड का एक तरह से प्रतिनिधित्व करता, हर चीज को मान करके उस मनुष्य, उस स्त्री को चुना जाता है जो इस ब्रह्मांड का एक तरह से नेतृत्व करती हो, है ना। तो ब्रह्मांड सुंदरी हो सकता है देखने में ज्यादा सुंदर नहीं जितना विश्व सुंदरी देखने में ज्यादा सुंदर लगेगी, लेकिन ब्रह्मांड सुंदरी जो होगी ना वो मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होगी। तो ब्रह्मांड का मतलब आप इतना ही जानिए, जैसे कि हम कल्पना करते हैं कि अच्छा ऊपर का बा, आकाश बा, ओकरा ऊपर का बा, ओकरा ऊपर का बा। चलिए मानते नहीं, जैसे बचपन में हमने सोचे अच्छा ये हमार गांव है, गौवा के बाद का बा, वो गौवा के बाद का बा, ओकरा बाद, ओकरा बाद, ओकरा बाद, ओकरा बाद। ये में इसी टॉपिक में इसका ही जवाब मिलेगा। ब्रह्मांड का मतलब हमारी कल्पना शक्ति का भी जहां जाके अंत हो जाए उसको हम लोग ब्रह्मांड बोलते हैं। मतलब उसके बाहर कुछ नहीं, नथिंग। मतलब अगर ब्रह्मांड को परिभाषा में बांधे तो आपको हम बता रहे हैं कि मान लिया गया, एक कल्पना कर रहे हैं, एक छोटा से छोटा कण लेकर बड़ा से बड़ा, है ना, बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा खगोलीय पिंड तो ब्रह्मांड है, लेकिन इसमें बड़ा से बड़ा, इस ब्रह्मांड में जो बड़ा से बड़ा पिंड होता है वो होता है आकाशगंगा। आकाशगंगा। तो एक छोटा से छोटा कण लेकर बड़ा से बड़ा आकाशगंगा जिसमें शामिल है, उसी को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। यानी ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं, सब कुछ, पेड़ पौधा, हमनी के जानवर, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान ले, हाँ,
सब कुछ जिसमें शामिल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। एक अनुमान के अनुसार इस ब्रह्मांड का जो व्यास है वो है 10⁸ प्रकाश वर्ष। मतलब ये जो ब्रह्मांड का हमने कल्पना किया है ना, इसका व्यास अगर पूछा जाए आपसे तो कितना है, 10⁸ प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये प्रकाश वर्ष का, तो प्रकाश वर्ष एक्चुअली बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, ये होता है। चलिए, तो प्रकाश वर्षों के बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए जब प्रकाश वर्ष जाने तो दूसरा चीज और जान लीजिए, पारसेक। तो पारसेक क्या है, तो ये भी दूरी मापने की इकाई है। तो बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, पारसेक। तो यहाँ पे थोड़ा सा और जान लीजिए, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए ना, इसको पहले हमने पारसेक को किस में बदल दिया, पारसेक को प्रकाश वर्ष में। तो एक पारसेक बराबर कितना हो गया, 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर इसको मीटर में बदले तो 3.08 गुना 10⁻16 मीटर, 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये भी परीक्षा में कभी कभी पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम अभी आपको बता रहे थे ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड इतना तो आपके दिमाग में एक इमेजिन कर लिए होंगे, फोटो बन गया होगा कि ब्रह्मांड का मतलब हुआ कि जिसमें छोटा से छोटा कण लेकर बड़ा से बड़ा जो है अनगिनत बड़ा से बड़ा आकाश गंगा जिसमें शामिल हो, उन सबको मिलाने से जो बनता है उसी को प्रकाश गंगा ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा अगर खगोलीय पिंड है तो वो कौन सा है, आकाश गंगा, है कि नहीं। तो आकाश गंगा मिल्की वे, आकाश गंगा गैलेक्सी, मिल्की वे नहीं गैलेक्सी। ठीक है, तो आकाश गंगा किसे कहते हैं, तो आकाश गंगा का मतलब होता है अनगिनत तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा किसे कहते हैं, अनगिनत, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आकाश गंगा है कोई, तो इस आकाश गंगा है तो इसमें क्या है, आकाश गंगा में है तो इसमें क्या है, तारों। तो अनगिनत तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट जान लीजिए, बल्ज। तो आकाश गंगा के केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। आकाश गंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं। ठीक है, तो आकाश गंगा किसे कहते हैं, अनगिनत तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। तो अब मन में आ रहा होगा सर तारा किसे कहते हैं, तो यहां ध्यान दीजिए, तारा उसे कहते हैं जिसमें अपना प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता हो, यानी प्रकाशवान तथा ऊर्जा उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। ठीक है, तो तारे के बारे में आप एक चीज जाने कि तारा में क्या होता है, अपना प्रकाश होता है। बाकी कोई भी अन्य जो खगोलीय पिंड है उसमें प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि तारों का परिवार होता है और वो उसके परिवार में कौन कौन शामिल होता है, तो जो जो उसके प्रकाश से प्रकाशित होता है वो सब उसके परिवार का सदस्य होता है। जैसे मान लिया पृथ्वी, ये हम लोग का जो ग्रह है, यह प्रकाशित होता है किससे, सूर्य से। क्यों, सूर्य एक तारा है, इसलिए सूर्य क्या है, तारा है। और तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। तो आप ये बताइए कि सूर्य जब तारा है तो किसी ना किसी आकाश गंगा में होगा कि नहीं होगा, तो वो जिस आकाश गंगा में है ना, उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। यानी हमारा तारा सूर्य जिस आकाश गंगा में है उस आकाश गंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी आकाश गंगा। अब आप लोग किताब पढ़ते हैं तो उसमें
दिया रहता है कई बार, बहुत सारे गाइड में दे दिया, उल्टा पुल्टा अधूरा कहिए उसको, मिल्की वे कहते हैं। वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। अगर मान लिया परीक्षा में सवाल पूछे कि जो सूर्य है वो किस आकाश गंगा में है, ऑप्शन में हो मंदाकिनी आकाश गंगा, मिल्की वे, तो यहां पर मंदाकिनी आकाश गंगा सही है। क्यों सही है? तो पहले मिल्की वे के बारे में हम बताते हैं। मिल्की वे एक्चुअली हम अपने पृथ्वी से अपने आकाश गंगा यानी मंदाकिनी आकाश गंगा के जितने पार्ट को देख सकते हैं ना, जितना दिखाई देता है ना, वह एक दूधिया पट्टी से ऐसे लगता है मानो दूध की गंगा बह रही हो, तो उस हिस्सा विशेष को मिल्की वे कहते हैं। दुग्ध मेखला, हिंदी में क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला। क्लियर है ना? तो हम अपने पृथ्वी से आकाश गंगा के जिस हिस्से को देखते हैं वह एक दूधिया पट्टी सी दिखाई देती है, उसी को मिल्की वे कहते हैं। यानी मिल्की वे इज द पार्ट ऑफ मंदाकिनी गैलेक्सी। मिल्की वे क्या हो गया? एक पार्ट मात्र ना होगा। तो मान ले सवाल पूछे तो पहले हम संपूर्ण का ना जवाब देंगे। अगर संपूर्ण ऑप्शन में नहीं है तो पार्ट वाला सही है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मंदाकिनी आकाश गंगा उस आकाश गंगा को कहते हैं जिसमें जो है हम लोग का तारा यानी सूर्य स्थित है। इस मंदाकिनी आकाश गंगा का जो आकार है ना वो सर्पिलाकार है। इस मंदाकिनी आकाश गंगा का जो आकार है वो कैसा है? स्पाइरल है, मतलब बाइंडिंग किया हुआ है। समझ रहे ना? यह इस मंदाकिनी आकाश गंगा में जो हम लोग का सूर्य है, यह जो सूर्य है ना 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से अपने इस मंदाकिनी आकाश गंगा को जो है ये इसके केंद्र का जो है 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करती है। सूर्य मंदाकिनी आकाश गंगा के केंद्र का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से लगभग कितने समय में? 25 करोड़ वर्ष में, और 25 करोड़ वर्ष में, और इसी को कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। मतलब सूर्य अपने आकाश गंगा के केंद्र का एक चक्कर पूरा करने में लगभग जो 25 करोड़ वर्ष का समय लिया ना, उसी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष। चलिए, तो हम मनुष्य हैं, अपन खाते को हमें पड़ोसी के तने निहारते ज्यादा है। तो यहां पर एक सवाल बनता है कि मान लिया गया हमनी के आकाश गंगा हो गया मंदाकिनी आकाश गंगा, तो इस ब्रह्मांड में केवल एक ही आकाश गंगा थोड़ी, और भी बहुत सारा आकाश गंगा होगा जिसमें अनगिनत तारा होगा, बहुत सारा आकाश गंगा होगा जिसमें अनगिनत तारा होगा। तो यहाँ पे एक परीक्षा उपयोगी सवाल है कि हमनी के आकाश गंगा मंदाकिनी आकाश गंगा है, हमनी का पड़ोसी आकाश गंगा, पड़ोसी का मतलब समझ लेते जो पास वाला, तो पड़ोसी आकाश गंगा कौन है? तो हम लोग का पड़ोसी आकाश गंगा का नाम है एंड्रोमीडा। क्या नाम है? एंड्रोमीडा आकाश गंगा। फिर से सुनिए, ब्रह्मांड से शुरू किए थे हमने, बताया ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो एक छोटा से छोटा कण लेकर बड़ा से बड़ा आकाश गंगा जिसमें शामिल हो सबको ब्रह्मांड कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न मन में आएगा आपके, अच्छा सर आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो अनगिनत तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। अब यहाँ पे तारा किसे कहते हैं? तो जिसमें अपना प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता हो उसे तारा कहते हैं। यानी तारा का क्या होगा? अपना परिवार होगा। तो यानी हम लोग का पृथ्वी जो ग्रह है इसका तो प्रकाश है नहीं, तो किसी न किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो वो तारा कौन है? सूर्य। यानी यहाँ एक सवाल है, सूर्य पृथ्वी के करीब का तारा कौन है? पृथ्वी के सबसे करीब का तारा सूर्य है, इसीलिए हम लोग उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है ना? तो पृथ्वी के करीब का तारा कौन हो गया? सूर्य हो गया। तो सूर्य यानी सूर्य तारा जो है वो किस आकाश गंगा में है? तो मंदाकिनी आकाश गंगा में है। अच्छा, हमनी के अपन आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी आकाश गंगा है, तो पड़ोसी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो इसका जवाब क्या होगा? एंड्रोमीडा आकाश गंगा। क्या नाम होगा? एंड्रोमीडा आकाश गंगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस मंदाकिनी आकाश गंगा को 1610 ईस्वी में गैलीलियो महोदय ने टेलीस्कोप से देखा था पहली बार।
पूछता है मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था, है ना। तो मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने कब 1610 ईस्वी में देखा था। अब थोड़ा सा एंड्रोमेडा आकाशगंगा जो है ये हम लोग के सौर मंडल से, यहां से ध्यान रखना है, मतलब हम लोग का जो सूर्य है, तारा है, यहां से ये एंड्रोमेडा आकाशगंगा जो है वो 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। पूछेगा परीक्षा में सवाल कि सौर मंडल से एंड्रोमेडा आकाशगंगा कितना दूर है, तो आपको जवाब क्या दीजिएगा, 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग तारा पर, ठीक है। चलिए, आकाशगंगा समझ गए पूरी तरह से, मंदाकिनी आकाशगंगा। तो अब बताइए तारा, तो तारा अभी बता रहे थे, तारा किसे कहते हैं, तो आप लोग जवाब दिए प्रकाशमान या ऊर्जा उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं, संक्षेप में जिसमें अपन प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता। तो पृथ्वी जिस तारे के प्रकाश से प्रकाशित होती है उस तारा का नाम क्या है, सूर्य है। पृथ्वी जिस तारे के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसका नाम क्या है, सूर्य है। यानी पृथ्वी के सबसे करीब का तारा सूर्य, तो बोले पहले ही बोले हमने आगे वाली सर पड़ोसी, यानी पृथ्वी के करीब का तारा सूर्य है, लेकिन पड़ोसी हमने का तारा कौन है, तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है, यह जो है एक तारे का नाम है, क्लियर है ना, जो सूर्य के बाद पृथ्वी से दूसरे नंबर का तारा है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा अपने सूर्य के बारे में, या उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं तारा। तारा में जो प्रकाश उत्पन्न होता है इसके पीछे कारण क्या है, तो तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है। क्या होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन ना संलयन। इस क्रिया के द्वारा तारे के जो केंद्र में है वो हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता रहता है, केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है। इसी के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन यह ध्यान देना है कि यह कब तक होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि यह जो है एकदम लाइफ टाइम होता रहेगा। हर तारे का एक आयु होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग तारे के मृत्यु के संबंध में देखते हैं कि तारा की मृत्यु कैसे हो सकती है, क्लियर है। तो तारे की मृत्यु के संबंध में बहुत सारे विचार हैं, लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख विचार है, जो सिद्धांत है, उसको देने वाले विद्वान का नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर। भारतीय मूल के ये अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक हैं, है ना। इनको नोबेल पुरस्कार वगैरह भी मिला हुआ है ना। तो उन्होंने ही तारे की मृत्यु के संबंध में एक बात बताई है, उसी से संबंधित बात हम लोग को भी जानना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि तारे के केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है। एक समय ऐसा आएगा जब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा ना, तो क्या होगा, केंद्र उसका सिकुड़ने लगेगा और बाहरी भाग फूलने लगेगा, फूल के गुब्बारा हो जाएगा, वो पूरा ऐसे फूलने लगेगा और उसका रंग जो हो जाएगा लाल हो जाएगा। इस अवस्था में तारे को रक्तदानों का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, रक्तदानों का नाम दिया गया है। यहां से जो है तारा दो भाग में बन जाएगा। एक वैसा तारा जिसका द्रव्यमान 1.4 ms से कम है या बराबर है। ms का मतलब होता है मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान, माने सूर्य के द्रव्यमान या उससे कम है, तो उसका अंत अलग तरीके से होगा। और एक जो होगा जिसका 1.4 ms से अधिक द्रव्यमान का तारा है, उसका अंत दूसरे तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। तो तारा जिस तारे का द्रव्यमान 1.4 ms के बराबर या उससे कम है, तो जैसा भी बताएं कि जब वो लाल रंग का हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो ठंडा होकर श्वेत रूप धारण कर लेगा और उस अवस्था में उसको श्वेत वामन, व्हाइट डॉर्फ, है ना, श्वेत वामन का नाम दिया जाएगा और अंततः वह काला हो जाएगा और
वामन माने छोटा रूप धारण करते सिकुड़ते जाएगा और छोटा रूप धारण करते जाएगा। लेकिन जो 1.4 ms से अधिक द्रव्यमान का तारा होगा उसमें क्या होगा, एक बहुत बेजोड़ विस्फोट होगा जिसका नाम है सुपरनोवा विस्फोट। क्या नाम है? सुपरनोवा विस्फोट। उसके बाद सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो तारे का शेष भाग अवशेष बचेगा ना, उसका नाम दिया जाएगा न्यूट्रॉन तारा। और इस न्यूट्रॉन तारा की गति इतनी तेज होगी कि इस अवस्था में उसको पल्सर कहा जाएगा। और इसी अवस्था के बाद में होता क्या है, इसकी गति इतनी तेज होती है कि उसके मुंह में एक छेद बन जाता है और उस छेद का आकर्षण शक्ति इतना ज्यादा होता है कि वह प्रकाश तक को निगल जाता है। इसीलिए उसके मुंह पे जो है अंधकार छाया रहता है। इसीलिए उस छिद्र को क्या बोलते हैं? काला छिद्र, ब्लैक होल। सुने हैं ना, ब्लैक होल। अभी ये ब्लैक होल में यहां का ध्यान रखिएगा, इसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है ब्लैक होल में। ठीक है, एक बार और, ये चीज थोड़ा सा कठिन है, बस शब्द को ध्यान में रखिएगा। एसएससी यूपीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब पूछता है तारे की मृत्यु। तो हमने आपको बताया कि तारे के जो नाभि होता है, केंद्र होता है, उसमें हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलता रहता है। एक समय ऐसा आएगा कि हाइड्रोजन समाप्त होने लगेगा तो वह तारा क्या होगा? फूलने लगेगा, बाहरी भाग पूरा फूल के गुब्बारा हो जाएगा और रंग उसका लाल हो जाएगा। यहां से दो तारों को दो भाग में बांट दिया जाए। एक वैसन तारा जेकर द्रव्यमान 1.4 ms से कम, एक वैसन तारा जेकर द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक होके। तो जेकर द्रव्यमान 1.4 ms से कम बा, ओमे का हुई कि लाल जब रंग के धारण कर ली तो उस अवस्था में इसको रक्त दानव भी कहते हैं, रक्त दानव, है ना। उसके बाद उसका रूप बदल के श्वेत वामन में, और श्वेत वामन से काला वामन में बदल जाएगा और खत्म हो जाएगा वो। लेकिन जो 1.4 ms से अधिक द्रव्यमान का होगा उसमें ब्लास्टिंग होगा, विस्फोट होगा। उस विस्फोट का नाम है सुपरनोवा विस्फोट। उसके बाद जो तारे का अवशेष भाग बचेगा उसका नाम होगा न्यूट्रॉन तारा। उसकी गति इतनी तेज होगी कि उसको पल्सर कहा जाएगा। और इसी पल्सर के समय में उसके मुंह एक छिद्र का निर्माण होगा जिसका आकर्षण बल इतना ज्यादा होगा कि वो प्रकाश तक को निकल जाएगा। इसीलिए उस छिद्र को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। उसका घनत्व तो अधिक होता है। इस तरह से तारे का अंत होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपन तारा सूर्य पर आते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सूर्य जो होता है ना, वो हमारे सौर परिवार का केंद्र है, सौर परिवार का जनक है, सौर परिवार का पिता है। मतलब हर तारे का एक परिवार होगा और उस परिवार में उसके प्रकाश से जो जो खगोलीय आकाशीय पिंड चमकेंगे, लाइट पाएंगे, वो सब उसके परिवार के सदस्य होंगे। तो आप बताइए सूर्य का परिवार होगा कि नहीं? तो उसी परिवार को क्या कहते हैं? सौर परिवार। तो इस परीक्षा में पूछेगा कि सौर परिवार का, मान लिया सूर्य है और इनके परिवार के साथ पूरा पिंड हो गया, आकाशीय पिंड, जिसमें ग्रह, क्षुद्र ग्रह, लवरा ग्रह, उल्का तुल्का सब में हुई। तो ये मान लिया गया सौर परिवार है। तो इस सौर परिवार के जनक कौन है? सूर्य है कि नहीं? इस सौर परिवार का जनक कौन है? सूर्य है। इस सौर परिवार का केंद्र कौन है? सूर्य है। इस सौर परिवार का जो व्यास होता है उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप देखिए 13.84 लाख किलोमीटर होता है सौर परिवार या सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास कितना होता है? 13.84 लाख किलोमीटर होता है। ठीक है, सूर्य के जो केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है ना, तो वहां सबसे अधिक गर्मी होती है, सबसे अधिक ऊर्जा वहीं पे होती है। और वहां का तापमान जब मापा जाता है ना, सूर्य के केंद्र का तापमान, तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के केंद्र मतलब यहां का तापमान, यहां का तापमान, ये सूर्य का प्रकाश मंडल है। सूर्य के बाहरी भाग यानी जो सबसे सूर्य का बाहरी भाग है ना, इसी को हम लोग प्रकाश मंडल यानी सूर्य का धरातल क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। इसका तापमान 6000 डिग्री सी होता है।
सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान जो होता है ना वो 6000 होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य सौर परिवार का जनक है, केंद्र है ना। सूर्य का व्यास जो है 13.84 लाख किलोमीटर है। इसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके धरातल यानी इसका प्रकाश मंडल जो है इसका तापमान कितना है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ध्यान दीजिए, जो सूर्य का द्रव्यमान है ना उसके द्रव्यमान का ऐसा माना जाता है 70% भाग जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है। सूर्य का द्रव्यमान मान लिया 100% जो भी है, उस 100% में 70% सूर्य किस चीज से बना है, हाइड्रोजन से। लगभग 28% जो है वो हीलियम है और 2% जो है वो अन्य भारी तत्व है, जैसे कि आप कह सकते हैं लिथियम है, यूरेनियम है, यूरेनियम आदि है। ये VBI है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। सूर्य के द्रव्यमान का 70% भाग क्या है, हाइड्रोजन है, 28% क्या है, हीलियम है और 2% जो है अन्य भारी तत्व है। सूर्य के बारे में एक और चीज जानिए, सूर्य की आयु। तो सूर्य की आयु जो है ना विद्वानों ने 10 अरब वर्ष मानी है, जिसमें से वो 4.7 अरब वर्ष जी चुका है। अर्थात आप समझ गए होंगे सूर्य अपनी आयु का आधा हिस्सा जी चुका है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा यही भी एक चीज और सूर्य के बारे में हम बताते चले, फिर आगे बढ़ेंगे कि सूर्य अभी बताते हैं सूर्य है, तो इसका ये क्या है, प्रकाश मंडल, धरातल। सूर्य के धरातल को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। तो यहाँ का तापमान हमने बताया अभी 6000 डिग्री सी, केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, वाला मुद्दा है। सूर्य के धरातल यानी प्रकाश मंडल का तापमान जो है यहाँ का 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप जानते हैं कि प्रकाश जो है कई रंगों से बना होता है। इसमें से क्या होता है, कभी कभी कुछ रंग जो है अवशोषित हो जाते हैं। अब जहां जहां रंग का अवशोषण होता है ना वहां पे क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। जैसे जामा में से मान लीजिए वो धागा निकल कर, तो वहां पे क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सौरभ बेटवा। तो वही न सूर्य के प्रकाश मंडल का ये घटना है कि जब प्रकाश मंडल चूंकि कई रंगों से बना होता है और कहीं कहीं ये रंग जो है ना खत्म हो जाता है एक रंग, तो वहां पे क्या बन जाएगा, वो लाइन बन जाएगा, रेखा बन जाएगा। इसी रेखा को कहा जाता है फॉर्नहॉफर रेखा। लेकिन जब जामा में से एगो धागा निकलल तब नु लाइन बनी, लेकिन लगातार 10, 15, 20 निकल दी तो लोग ना कहीं फाटल था, तो वही ना एगो लाइन बन, कहीं सरले से कगो रंग के अवशोषण हो जाए, लग तो दूर से का लोग कहता धब्बा, धब्बा खाली स्पॉट धब्बा, एकरे कहल जाला सौर धब्बा। यहाँ दो बात है, फॉर्नहॉफर और सौर धब्बा। तो प्रकाश मंडल चूंकि कई रंगों से बना होता है और इसमें से कुछ रंगों का अवशोषण प्रकाश मंडल द्वारा कर लिया जाता है, तो जहां जहां इन रंगों का अवशोषण होता है वहां पर लाइन बनता है, तो लाइन बनता है, तो उस लाइन को फॉर्नहॉफर रेखा कहते हैं। और जब कई लाइन इकट्ठे मिल जाता है तो एक धब्बा दिखाई देने लगता है, उसी धब्बा को हम लोग क्या कहते हैं, सौर धब्बा कहते हैं। एक चीज और जान लीजिए, सूर्य का जो सबसे ये तो हो गया प्रकाश मंडल, और आप जानिए, जानना चाहते हैं जानिए। और सूर्य का वायुमंडल कहलाता है वर्णमंडल। सूर्य का वायुमंडल क्या कहलाता है, वर्णमंडल। सूर्य का धरातल क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल। और जो सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग, उसी को कहते हैं कोरोना। बीमारी दिलेगा कोरोना, है ना, या इसको बोलते हैं प्रभामंडल, या इसको बोलते हैं किरीट, बहुत नाम है इसका। जो आपको ग्रहण पढ़ाए थे तो बताए थे कि सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना। अब समझ में आएगा, सूर्य का ये सबसे बाहरी भाग है ना, सौर लपटे भी इसको बोलते हैं, सौर लपटे। देखिए कितना नाम आपको दे दिया हम, ठीक है। तो सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं या प्रभामंडल कहते हैं, किरीट या सौर लपटे कहते हैं, और यही जो है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। चलिए, तो अब हम लोग एक बार जो पढ़े हैं पहले उसको रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने आपको सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में बताया।
और इस ब्रह्मांड को जब बता रहे थे तो उसमें शब्द आया कि ब्रह्मांड एक छोटा से छोटा उप परमाणविक कण से लेकर बड़ा से बड़ा आकाश गंगा जिसमें शामिल वो ब्रह्मांड कहलाता है। तो आपके मन में सवाल आ गया, सर आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो हमने बताया आपको, आकाश गंगा अनगिनत तारों के समूह को कहते हैं। ठीक है, तो आपने पूछा सर तारा किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया कि तारा प्रकाशमान और ऊर्जावान है ना उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। फिर हमने आपको बताया कि हम लोग का जो पृथ्वी ग्रह है ये किसी न किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उस तारा का नाम है सूर्य, उस तारा का नाम है सूर्य। और ये तारा जिस आकाश गंगा में है उसका नाम है मंदाकिनी आकाश गंगा। और जो हम लोग का पड़ोसी आकाश गंगा है, बताइए कौन सा नाम है? एंड्रोमीडा। जो पड़ोसी आकाश गंगा है वो उसका नाम है एंड्रोमीडा। उसका जो हमनी के प्रकाश, जो हमनी के जौना तारा के प्रकाश से प्रकाशित होकर वो है सूर्य। अब पड़ोसी तारा के नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, इतना चीज बताएं। इसके बाद हमने आपको बता दिया तारे की मृत्यु के संबंध में। ठीक है, उसके बाद हम चले आए अपने तारा सूर्य पर। अब आते हैं हम लोग सूर्य के परिवार पर, यानी सोलर सिस्टम, सौर परिवार। इस पर आते हैं लोग सौर परिवार। तो सबसे पहली बात, सौर परिवार किसे कहते हैं? तो जिसमें सूर्य और उसके प्रकाश से प्रकाशित होने वाले अन्य खगोलीय पिंड अर्थात ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह ये सब शामिल हो, उन सबको सामूहिक रूप से सौर परिवार कहा जाता है। यानी इस सौर परिवार में सूर्य तो जनक हो गया, केंद्र हो गया, मालिक हो गया। उसके बाद का जो सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है वो क्या है? ग्रह। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग ग्रह के बारे में देखा जाए कि ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रह किसे कहते हैं तो आप बोल दीजिएगा कि जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसको ग्रह कहते हैं। ये अधूरा सत्य है, गलत नहीं है, लेकिन सत्य के करीब है, पूर्ण सत्य नहीं है। तो फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे उपग्रह किसे कहते हैं, और ये बताइए उपग्रह का सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित ना हो, इसीलिए इस तरह का डिफिनेशन नहीं दीजिए। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया डिफिनेशन होता है, या किसी भी चीज का डिफिनेशन का मतलब ही होता है कुछ ऐसी विशेषता को बताइए जिसका वह स्वयं का उसी का विशेषता हो और वो तुरंत पहचान में आ जाए। तो ग्रह उसे कहते हैं जिसका एक निश्चित कक्ष हो, माने जिस रास्ते से वो सूर्य का चक्कर लगाता हो, ये ना कि कभी हम आए तो कभी हम आए तो कभी हम कब के नहीं चलिए कोनो गारंटी है ना। ग्रह के एक निश्चित कक्षा होला, ऑर्बिट होला, वही रास्ता पर चक्कर लगाए, साथ में होकर इतना द्रव्यमान हो कि अपन आकार को लगभग गोलाकार बना के रख ले हो, अपने आकार को लगभग गोलाकार बना के रख सके। इधर एक बार देखनी तो बोल लो कलेर में देखनी जा जिलेबी खाई लोग पता, फिर ग्रह नाम। अच्छा, और रास्ता फिक्स होके ई ना कि हम जाते तो कभी नहीं घुसे ना, ये काम कोई ले प्लूटो, यही से उनका ग्रह के श्रेणी से बाहर करेगा। मूल रूप से पहले 1900 सबसे पहले 1930 में ग्रहों की संख्या निर्धारित की गई थी। उस समय ग्रह कौन था? 9 गो था। अब बाद में 2006 में इनमें से एगो ग्रह के जेकर नाम प्लूटो या यम है ना, इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के सम्मेलन में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। क्यों बाहर किया गया था? क्यों? क्योंकि उसका रास्ता जो था फिक्स नहीं था। वो वरुण के रास्ता के जो सबसे दूरस्थ ग्रह है ना अभी समय में, वरुण, तो वरुण के रास्ता के काटे हो, और साथ में आकार भी इतना ना रहे कि वो अपने आकार के गोलाकार, द्रव्यमान भी इतना नहीं था कि वो अपने आकार को गोलाकार बना के रख सके। इस वजह से प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो फिर आप उस तरह का उल्टा पुल्टा परिभाषा बताइएगा तो आपको भी परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए अगर पूछा जाए परिभाषा ग्रह किसे कहते हैं तो आपको बोलना चाहिए जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, उसका द्रव्यमान इतना हो कि वो अपने आकार को लगभग गोलाकार बना के रख सके, और साथ ही जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता हो उस खगोलीय आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक है,
अब ग्रह कहते हैं तो ग्रहों की संख्या के बारे में आते हैं। तो ग्रहों की संख्या जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि ग्रह कौग है, तो मूल रूप से यानी 1930 में जब सबसे पहले डिसाइड हुआ था उस समय ग्रह कौग था 9 गो था। लेकिन 24 अगस्त 2006 चेक गणराज्य, देश का नाम है चेक गणराज्य का एक शहर है जिस जो राजधानी भी है के शहर प्राग में, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में यह विचार किया गया कि प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाए। क्यों नहीं माना जाए? क्योंकि प्लूटो वरुण ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण करता था, है ना, और साथ ही उसका द्रव्यमान इतना नहीं था कि वह अपने आकार को गोलाकार रख सके। इसलिए खगोल शास्त्री लोग जो है प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। यानी 2006 से ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ये ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य की दूरी के अनुसार इसका नाम जरूर याद रखिएगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि मान लिया ये सूर्य भगवान है, ठीक है ना, तो अभी ग्रह के नाम लिखी रखो, खूब दिन बात ध्यान से सुनो। बुध दिन से शुरू करें, ठीक बा, बुध, एक दिन छुट्टी करे, ओकरा बाद दूसरा दिन बोले, माने एक दिन गैप करके बोले बुध, बीएफए छुट्टी, शुक्र, शनिचर छुट्टी, एतवार, एतवार की जगह पर पृथ्वी रख दे। काहे? काहे कि पृथ्वीवासी एतवार के छुट्टी मनावेला, है ना। शनिचर छुट्टी, एतवार, सोमवार छुट्टी, मंगल, बुध छुट्टी, बृहस्पति, शुक्र छुट्टी, शनिचर, आ गांव के दूगो यार दोस्त अरुण भाई आ एगो वरुण भाई, ठीक बा। देखिए है ग्रह कगो बोले, एगो, दूगो, तीन गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। एकदम सूर्य के दूरी के हिसाब से है। फिर सुनिए, हम कह रहे हैं रट्टा नहीं मारिए, समझने का कोशिश कीजिए। बुध, बुद्धि से पढ़ा जाला, तो बुध से शुरू करें, बुध, बीएफए छुट्टी, शुक्र, शनिचर छुट्टी, पृथ्वी, एतवार, एतवार की जगह पर पृथ्वी, है सोमवार छुट्टी, मंगल, बुध छुट्टी, बीएफए, शुक्र छुट्टी, शनिचर, ओकर बाद गांव के दूगो यार दोस्त अरुण भाई, वरुण भाई। यानी कि सूर्य के जो सबसे करीब ग्रह है वो कौन है? बुध है। सूर्य के जो सबसे दूर ग्रह कौन है? अगर परीक्षा में आपसे सवाल पूछे पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो आप जवाब दे दीजिएगा कि नहीं। क्रम से सजाने के लिए पूछे, जवाब दे दीजिएगा कि नहीं। सीधे क्या कीजिए, क्वेश्चन पेपर पे आंसर कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा, शनि पति बुध, बीएफए छुट्टी शुक्र, शनि छुट्टी पृथ्वी, सोमवार छुट्टी मंगल, बुध छुट्टी बीएफए, ऐसे करके इमेजिन कर लीजिए जो सवाल पूछे। जैसे टीचर साहब हम ही पूछ लेते हैं, सूर्य के सबसे करीब का ग्रह, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच है ना। 4 गो ग्रह के नाम दे देम सजावेला कि भाई सूर्य के दूरी के अनुसार सजाइए। जैसे मान लीजिए हम दे दें बृहस्पति, पृथ्वी, है ना, बुध, मंगल। तो मैं पहले क्या बोले बुध, तब पृथ्वी, तब मंगल, तब बृहस्पति, तुरंत याद आ जाए, नक्शा में देख लें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ग्रहों के बारे में अभी जाने। अब इन सारे ग्रहों की कुछ प्रमुख विशेषता है, उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कितना बढ़िया लगा, खूब समझ में आ रहा है कि नहीं, याद हो रहा है कि नहीं, सवाल बन रहा है कि नहीं, आपका हाल चाल कैसा है, परिवार समाज में सब लोग कुशल मंगल है ना, सब कमेंट कर करके हमको बताइए। ऐसा लगे जैसे हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। और हाँ, हमरो नाम का एक बार खूब शेयर करी लोगन, ताकि लोग बुझे कि हाँ कोनो ऐसनो मास्टर बा जौन एकदम अपन बन के लइका खानी पढ़ावेला, समझावेला, रटावेला ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।